स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र से। और आज जो हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में वो सी-टेट फरवरी 2014 में पूछे गए सभी सवाल, जो आप जानते हैं कि 15 उसमें पर्यावरण अध्ययन रहता है और उसमें 15 जो है शिक्षण शास्त्र सी-टेट में पूछता है। तो ये दोनों ही जो टॉपिक होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 30 के अलावे भी आपको अन्य प्रश्न सॉल्व करने में भी मदद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका वीडियो। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। कथन 2, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। कथन 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। कथन 4, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। देखिए, हाथी के बारे में हम बताए हैं, एनसीईआरटी वाला वीडियो में भी बताएं पूरे डिटेल से, आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। इसके अलावे आप जितने भी प्रीवियस ईयर इससे पहले वाला वीडियो में देखे होंगे तो हाथी से संबंधित 1-2 प्रश्न हमेशा रह ही जाता है। तो इस बार भी पहला ही क्वेश्चन आपका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कथन फर्स्ट 3 और 4, यानी गंदले पानी में इसलिए खेलता है ताकि उसके शरीर को ठंडक मिले। फिर कथन 3 भी है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है और एक वयस्क हाथी लगभग एक दिन में 100 किलोग्राम भोजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कथन ए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कथन बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। कथन सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। कथन डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। जैसा कि आपको पता है कि डी मधुबनी नहीं बल्कि बिहार में है, तो ये डी वाला तो ऑप्शन पहले ही छट गया। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1, 2 और 3 में डी है। तो इस तरह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ABC, यानी ए, यह नील, हल्दी यानी प्राकृतिक रंगों से ये चित्रकला बनाई जाती है जिसमें जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली आदि बनाए जाते हैं। और यह चित्रकला जो है बिहार में एक मधुबनी नामक स्थान है, उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम भी पड़ा है। अगला प्रश्न है आपका, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 शकरखोरा, 2 कलचिड़ी, 3 कौवा, 4 फाख्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कौवा। आप जानते हैं कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन 1 केरल, 2 कर्नाटक, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। देखिए, इसमें ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आंसर इसका सही होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी जो ये पोचमपल्ली है तेलंगाना राज्य में चला गया है। तो इसका सही आंसर होगा, अभी यदि पूछ दे प्रश्न, अभी इस बार यदि पूछे तो हमेशा इसका आंसर तेलंगाना मारिएगा, आंध्र प्रदेश नहीं मारिएगा, क्योंकि अब ये पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना में चला गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होता है हर बार और इस बार भी पक्का रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। कथन ए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। एकदम गलत, ये टहनियों से लटकने वाला पेड़ नहीं है। टहनियों से जड़ जो लटकता है वो बरगद में होता है। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये भी कथन सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी सही है, यानी इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा जिसमें ACD होगा, यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ACD। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। कथन ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। कथन बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है।
सी यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए डी बी, यानी ए में है यह रेगिस्तानी इलाके में है, डी में है अबू धाबी की मुद्रा दिनार कहते हैं, और बी में है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, एकदम पेट्रोल से भी महंगा है पानी। इसीलिए यदि आपको अपना इकोनॉमी सुधारना है तो यहाँ से पानी ले जाएं, वहाँ से पेट्रोल ले आएं। ये आप अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। जो भी आप पिछला वीडियो आप लोग में से देखे होंगे इसका आंसर आपको पता होगा कि यानी जो जानवर रात में जगते हैं वो हमेशा चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखता है। यानी जो पुराने ज़माने के टीवी होते थे जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आता था, उसी तरह से ये रात में जगने वाले जानवरों को हमेशा काला और सफ़ेद दिखता है। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है, नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। यानी आप जो चित्र फर्स्ट देख रहे हैं इसमें 12 घर दिख रहा है, ब्लैंक खाली घर 12 दिख रहा है, यानी 24 घंटा, यानी एक घर 2 घंटा सोने के लिए छायांकित किया गया है। तो जानवर एक्स देखिए 2 घर छायांकित है, इसका मतलब है 2 गुना 2 यानी 4 घंटा एक्स सोता है। और वाई का बात करें तो 1 2 3 कम सो रहा है, यानी 12 छायांकित घर में से 12 घर में से जो है आपका कितना छायांकित हो रहा है 9, तो यानी 18 घंटा। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक्स 4 घंटा सोता है और वाई 18 घंटा सोता है, किस ऑप्शन में है। इस तरह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्स 4 घंटा सोता है जबकि वाई 18 घंटा सोता है। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है। ऑप्शन 1 ऐसे सागर जिसका पानी जहरीला होता है। 2 ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। 3 ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। 4 ऐसे सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। हम लोग जानते हैं कि सागर हो या महासागर हो उसका पानी बहुत खारा होता है, नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर में क्या होता है कि वो सभी सागरों और महासागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऐसे महासागर या सागर जिसका जल एकदम खारा हो। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। यानी ये चारों कथन है, चारों कथन में से जो ये टीचर अंजलि है कौन सा कथन को अपनाकर ज़्यादा अच्छे से विद्यार्थियों को जानकारी भोजन के बारे में दे सकती है। कथन 1 विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्टों का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। 2 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। 3 पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। 4 किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यवसायी एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उसके घरों से खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना। और जब ये प्रदर्शित किया जाएगा तो शिक्षक क्या करेगी, अलग अलग जो घर से लाया गया भोजन है सब विद्यार्थियों को ये दिखाएगा, सूचना देगा कि देखो इसके घर में ऐसा व्यंजन, इसके घर में ऐसा व्यंजन। तो ये व्यंजन के कई टाइप होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। देखिए ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको सभी लगेगा सब आंसर इसका सही है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभावी कौन हो सकता है। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रभावी होगा वो आपका आंसर होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1
विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। 2. विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। 3. विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। 4. किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। देखिए, प्रदूषित नदी को भी दिखाएंगे तो वो प्रदूषण के बारे में समझेगा, चार्ट वगैरह बनवा कर भी करेंगे तो भी वो समझेगा, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाएंगे तो भी वो प्रदूषण के बारे में समझेगा। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आपका, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। कथन फर्स्ट, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। 2. गृह कार्य मूल्यांकन। 3. परियोजना कार्य मूल्यांकन। 4. मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। देखिए, मूल्यांकन ये सभी है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा युगल, युगल मतलब जोड़ा, यानी कौन 2 अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट और 4, यानी फर्स्ट में हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करेंगे और चौथा में मौखिक परीक्षा के द्वारा भी मूल्यांकन करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अच्छे गृह कार्य को, क्या गृह कार्य के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, दूसरा मास्टरी लर्निंग, तीसरा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, 4 समय का सदुपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। मतलब ये कि हम ऐसा गृह कार्य दें जो कि अधिक से अधिक वो अधिगम प्राप्त करे और वो उसका गृह कार्य चुनौती के रूप में हो और गृह कार्य बनाने के लिए वो उत्तेजित भी हो। अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि अप्रासंगिक यानी मतलब गलत है। तो ऑप्शन 1, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। 3, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। 4, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो देखिए, आपको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पूरा इजी प्रश्न था। 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन 1, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। 3, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। 4, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। जैसा कि ईवीएस वाला पेडागोजी का वीडियो में हम बताए हुए थे कि ईवीएस पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो उसमें से आप देखिएगा कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। 3, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। 4, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। देखिए, पिछले वाला वीडियो जो देखे होंगे कि ये बार बार प्रश्न रिपीट भी होता है, कई बार पूछा भी गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। लेकिन पिछले वाला में आमोद प्रमोद वाला आंसर नहीं था, क्योंकि उसमें विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना नहीं था, इसलिए था कि शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद करना। तो देखिएगा, एकदम छोटा छोटा आपको जो है ना फर्क करके आंसर बना के देगा, इसलिए आपका हमेशा सीटेट कभी न कभी 1-2 प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो इस तरह इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना।
अगला प्रश्न है आपका, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने शिक्षा निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। देखिए 4 शिक्षक हैं, चारों का 4 ऑप्शन है, 4 काम कर रहा है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें किस पर एक मुख्य रूप से केंद्रित किया, यानी कौन सा सही होगा सबसे सटीक। तो 1, यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। 2, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। 3, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। 4, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। आइए इसका कथन का उद्देश्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। 2, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। 3, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। 4, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यानी छात्रों से कहेंगे कि देखो भाई, यदि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो सोचो कि आपके जो वास्तविक जीवन है, यानी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ट्रेन है, जो बहुत से पेट्रोल डीजल से चलते हैं, तो नहीं रहेगा तो क्या होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? 1, विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। 2, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। 3, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। 4, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए ये ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है नहीं है, इससे बहुत प्रश्न रहता है। तो ईवीएस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल भी देंगे। तो ऑप्शन 1, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। 2, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। 4, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? यहाँ उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन 1, वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। 2, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना। 3, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। 4, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो उपयुक्त नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। 2, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। 3, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। 4, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन 1 शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, 2 पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, 3 विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, 4 विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना ही हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ऑप्शन 1 संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, 2 संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता यानी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, 4 विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 असम, 2 हांगकांग, 3 उड़ीसा, 4 अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि पता है कि ये हांगकांग के लोग सांप का मटन यानी मीट खाता है जिसे लिंग हू फैन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हांगकांग। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट, ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। 2 यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड कथन है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीली औजारों से बनाई जाती है। कथन 4 इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन है। देखिए ये कागज पर नहीं उकेरा जाता यानी कथन फर्स्ट गलत है। तो जिस भी ऑप्शन में कथन फर्स्ट है वो गलत है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कथन है ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में और 4 में। तो इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कथन 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कथन ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। कथन बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। कथन सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। देखिए एक ट्रिक बताते हैं कि जिस जीव का शरीर मतलब जिस जीव का कान बाहर नहीं दिखे और शरीर पर बाल नहीं हो वो अंडे देते हैं, और जिसका कान दिखे और शरीर पर बाल हो वो पक्षी जो है वो जीव जो है संतान को जन्म देता है। तो इस तरह कथन जो है ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, कथन ए सही है। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कथन ए और बी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। कथन 1, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। कथन 2, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। 3, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथा कथन है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है आपका ट्रेन सवाल से। ये ट्रेन वाला जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है 2011 से लेकर 21 तक में जितने भी ट्रेन से संबंधित सवाल पूछा हुआ है उसका एक वीडियो बनाकर हम डाल दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बताना संभव नहीं हो पा रहा, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यानी रिजर्वेशन में जो हम लोग रेल टिकट लेते हैं उसके बारे में क्या जानकारी है। कथन ए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी, डिब्बों का
नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। डी, ट्रेन का नंबर और नाम। 1, स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। इस तरह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, डी, यानी टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी में है डिब्बों का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। डी में है कि ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम जहां पर पहुंचना है। यानी अंतिम स्टेशन जो ई में है कि अंतिम स्टेशन वो कब पहुंचेगी, कहाँ, कितने समय में पहुंचेगी, ये नहीं रहता है। और सी में जो यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग भी नहीं रहता है। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। तो ये था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो आने वाले सी-टेट आपके लिए बेहतर जाए, ये हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।